हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं, ये वीडियो फॉर बीएड वालों के लिए है। ये है बीएड का जो है थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे होते हैं, जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे होते हैं, उनके लिए है ये असाइनमेंट। तो अभी कोरोना की वजह से जो कि हमें पता है कि जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर था बीएड का, वो अभी थर्ड में ही पढ़ा दिया गया है, क्योंकि जो थर्ड में टीचिंग होती है तो वो हो नहीं पाई थी, क्योंकि स्कूल खुले नहीं थे। बट अभी जो जिस तरीके के हालात हैं बाहर, उससे लगता है कि अभी और स्कूल नहीं खुलेंगे तो टीचिंग होना अभी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस था वो हमारा थर्ड में ही कवर हो गया था। तो ये बेसिकली वैसे फोर्थ सेमेस्टर का जो है फाइल्स हैं ये, बट ये थर्ड सेमेस्टर में ही हमारे हो चुके हैं, तो इसलिए हमने इसमें थर्ड सेमेस्टर को ही लेके चलते हैं। तो ये जो है हमारा भाषण के ऊपर एक फ़ाइल बनी हुई थी, ये एक्टिविटी टाइप की है। तो भाषण के ऊपर ये थी अनुकरण और गद्य पद्य इनके ऊपर था, और ये करके भी दिखाना था। एक तरफ से प्रैक्टिकल टाइप का वर्क था ये। भाषण को बोल करके भी दिखाना था, किसी भी जो आजकल चलते आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भाषण दे दिया, या फिर गद्य पद्य क्या होते हैं, कोई भी कविता सुना दी, इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिखा है भाषण। हमने थोड़ा भाषण को डिफाइन किया है। तो इसमें लिखा है, वर्तमान समय में मौलिक अभ्यर्थियों में भाषण का स्थान सर्वोपरि है। मौखिक अभ्यर्थियों में लोकतांत्रिक प्रणाली जिसने हर व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता दी, आमजन को अपने विचारों से अवगत कराने व समर्थन जुटाने का सबसे सशक्त माध्यम भाषण है। भाषण एक कला है। इस कला का उद्देश्य अपने श्रोताओं में अधिक से अधिक जोश पैदा करना, जोश पैदा कर उन पर प्रभाव जमाना होता है। यही भाषण की सफलता मानी जाती है। तो इस तरह से हमने भाषण के ऊपर थोड़ा सा टॉपिक लिख दिया यहाँ पर। गूगल में आपको मिल जाएगा, कहीं से भी आप अगर नेट के थ्रू भी देखते हो तो, या फिर जो बुक्स आती हैं भाषण की, उनमें भी थोड़ा बहुत रहता है डिफाइन किया हुआ। नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे लिया है वो भाषण की परिभाषा है। तो यहाँ पे हमने भाषण की परिभाषाएं ली है कि भाषण को सीखकर जो हम बोलते हैं वो भाषण है। भाषा को सीखकर जो हम बोलते हैं वो भाषण है। जिसका उच्चारण किया जाता है वह भाषण है। तो इस तरीके से भाषण की हमने कुछ परिभाषाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे भाषण देने हेतु क्या बातें हमें ध्यान में रखनी होती है, उसको हमने थोड़ा एक पिक्चर के थ्रू हमने दिखाया है। यहाँ पे हमें जो है, आपको पता है कि जैसे दुकानें आजकल खुली नहीं हुई है, तो हम फ़ोटो स्टेट नहीं करवा सकते हैं कोई भी इमेज का, तो आप खुद भी उसे अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है भाषण के नियम। तो यहाँ पे हमने कुछ नियम दिए हैं, ये भी आपको इंटरनेट पे कहीं से मिल जाएंगे कि भाषण के क्या क्या नियम होते हैं। तो इसमें पहला है, मंच पर बोलने से पहले वक्ता द्वारा बोलने वाले विषय पर भली भांति विचार करना चाहिए। जो भी वक्ता होता है उसे अपने जो है जिस चीज़ के ऊपर, जिस विषय के ऊपर वो भाषण दे रहा है, उसके बारे में उसे प्रॉपर जो है पूरी डिटेल में नॉलेज इकट्ठी कर लेनी चाहिए। दूसरा है, भाषण को लिखित रूप में तैयार कर लिया जाना चाहिए। इससे क्या होता है, बोलने में मतलब आप कुछ चीज़ भूल जाओगे तो आप देख करके प्रॉपर उसे ठीक कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट है, मंच पर जाने से पूर्व अपनी वेशभूषा पर विशेष ध्यान दें। भड़काऊ, असभ्य व अव्यवस्थित रूप से मंच पर नहीं जाना चाहिए। नेक्स्ट है, भाषण आरंभ करने से पहले अध्यक्ष अतिथियों को संबोधित करने की औपचारिकता निभाई जाए, और अंत में धन्यवाद भी करना चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ औपचारिकताएं हैं, कुछ नियम हैं भाषण देने से पहले क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। भाषण का की जो भाषा होनी चाहिए वो अत्यंत सरल, प्रभावशाली, सजीव और श्रोताओं के अनुरूप होनी चाहिए। आत्मविश्वास, धैर्य व स्पष्टता के साथ उचित भाव मुद्राओं के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करें। नेक्स्ट जो है वह समय का ध्यान रखें, निर्धारित समय में ही भाषण को समाप्त करें। और जो लास्ट है वो है, श्रोता बोर ना हो, इसका जरूर ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे हमने भाषण कौशल को कुछ बता दिया कि इसमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। तो भाषण कला होता है, संवाद आपका किस तरीका है, संवाद का कौशल कैसा है, भाषाणी भाषणाची कला कैसी है, भाषण कौशल्य, संवाद कला और उत्कृष्ट वक्ता। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमने लिया है भाषण के घटक हमने बताए। तो तीन तरीके के, तो विषय परिचय हो गया, विषय वस्तु हो गया, और थर्ड है इसमें निष्कर्ष। ये तीन जो है भाषण के घटक होते हैं। तो इसे हमने थोड़ा यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। आप चाहें तो यहीं से इसे कॉपी कर सकते हैं, और गूगल में भी अगर आप देखना चाहो तो आप गूगल से भी इसे लिख सकते हो। ये भाषण के ऊपर नॉलेज जो है डिटेल हमें कहीं से भी मिल जाएगी। नेक्स्ट जो हमने भाषण की विशेषताएं यहाँ पे लिखी हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है लेखन। यहाँ पे जो है भाषण की विशेषताएं दो हमने दिखाई हैं। तो इसमें जो पहली है वह है, लेख में विशेष अथवा गंभीर विषय ज्ञान आवश्यक नहीं है, जबकि भाषण में बहुविध समसामयिक
और सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। तो भाषण देते हुए हमें जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जबकि हम अगर कुछ चीज़ लिखते हैं, जैसे निबंध वगैरह हम लिखते हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा नॉलेज की हमें आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट यहाँ पे एक हमने मिस्टर नरेंद्र मोदी जी का एक पिक्चर यहाँ पे पेश किया हुआ है इसके साइड में। नेक्स्ट जो है यहाँ पे भाषण की भाषा अत्यंत सरल, प्रभावशील, सजीव और श्रोताओं के अनुरूप हो, ये चीज़ हमने यहाँ पे विशेषताओं में यहाँ पे बताई हुई है। नेक्स्ट जो है भाषण था कि किसी भी टॉपिक के ऊपर हमें भाषण देना था, तो ये चीज़ होती है जो है स्कूलों में, जहाँ से भी आप बीएड कर रहे हो वहाँ जो है आपके टीचर्स जो है। तो यहाँ पे जो हमारा भाषण का टॉपिक था वो था मेरा क्राइम, साइबर अपराध। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो इसके नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे बचाव के कुछ टिप्स दे रखे थे। ये टिप्स वैसे यहाँ पीछे भी देने थे मुझे, बट ये थोड़ा आगे पीछे हो गया, चलिए कोई बात नहीं। तो साइबर क्राइम जो है ये है, तो यहाँ पे मैंने साइबर क्राइम के ऊपर भाषण लिखा है, प्रॉपर एक जो भाषण होता है, ये भी मैंने गूगल के थ्रू निकाला हुआ है। आपकी अगर गूगल में आपको नहीं मिलता है तो कई सारी जो भाषण की बुक आती हैं उनमें ये चीज़ें मेन होती हैं, तो आप ये भी ले सकते हो। या फिर दहेज प्रथा, जो भी आजकल जो है क्राइम चल रहे हैं, और ये साइबर क्राइम मुझे आजकल लेटेस्ट लगा तो मैंने इसी को जो है इसमें लिया है। तो साइबर क्राइम से बचने के ज़रूरी उपाय यहाँ पर हैं। ये जो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं वो पिक्चर मुझे मिल रही थी गूगल पे, पर वही है, मैंने हाथ से ही डेकोरेट किया है ये सब, क्योंकि आजकल मार्केट थोड़ा बंद है। और ये भी पूरा वही है, यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके जो है उससे बचाव के तरीके भी बताए हुए हैं। और यहाँ पे 5 टाइप के टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स 5 तरह के होते हैं। द सोशल इंजीनियर हो सकते हैं, द स्पेयर फिशर हो सकते हैं, द हैकर्स होते हैं, द रॉग एम्प्लॉय होते हैं, एंड द रैंसम आर्टिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी एक पिक्चर पेश की है क्लास में इस भाषण को देते हुए। नेक्स्ट जो हमारा था वो था वार्तालाप। वार्तालाप के ऊपर भी हमें जो है 2 पर्सन के बीच में की वार्ता को बताना था, तो यहाँ पे भी ये भी हमें करना था अपनी क्लास में। तो इस तरीके से हमने वार्तालाप डायलॉग यहाँ पे एक जो है बुकमार्क यूज़ किया है। ये शादी का कार्ड है शायद किसी का, और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक और पिक्चर पेश की जहाँ पे 2 पर्सन्स जो आपस में बातें कर रहे हैं, तो ये वार्तालाप है। तो यहाँ पे हमने वार्तालाप को थोड़ा डिफाइन किया कि वार्ता का मतलब बातचीत होता है। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो इसका मतलब उनके बीच में वार्ता हो रही है, अर्थात आपस में बात करने या बोलने की क्रिया वार्ता कहलाती है या वार्तालाप कहलाती है। ये तो वार्ता कहलाती है। तो नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे वाक्य में प्रयोग जो भी चीज़ें हैं, और समानार्थी शब्द इसके भेंटकर्ता, साक्षात्कार, भेंट, ये चीज़ें होती हैं। और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई किसी के साथ वार्तालाप कर सकता है, ऐसा है। तो वार्ता के प्रकार इसमें है 3 तरह के हैं। एक तो है आत्मसंवाद, नेक्स्ट जो है 2 व्यक्तियों के बीच की वार्ता, और तीसरा है समूह वार्ता। तो यहाँ पे 3 को मैंने एकदम ट्री फॉर्म में लिख दिया है टाइप्स के उसमें, और यहाँ पे मैंने इन तीनों को डिफाइन किया है, और यहाँ पे एक वार्तालाप की मैंने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट की है। तो उस आत्मसंवाद क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति अपने मन में कोई ना कोई विचार करता रहता है और मन ही मन प्रश्नों को उभारता रहता है और स्वयं ही उत्तर देता रहता है। मन ही मन किसी मुद्दे को रखता है और स्वयं ही उसका समाधान करता है, और इससे एक ही व्यक्ति शामिल होता है। तो ये क्या होता है, ऐसा टाइप का संवाद कहलाता है आत्मसंवाद। मतलब जब हम खुद ही से प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद ही का उत्तर दे रहे हैं, खुद ही मतलब अपने मन में विचार कर रहे हैं, तो वो होता है आत्मसंवाद। नेक्स्ट जो है 2 व्यक्तियों के बीच की वार्ता। तो इसमें सिर्फ 2 लोग शामिल होते हैं, तीसरा कोई नहीं होता है। तो यह बात 2 या 2 के बीच होती है, किसी मुद्दे में या किसी समस्या को लेकर के यह होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के प्रश्न होते हैं और उसका आंसर दिया जाता है। विचार विमर्श सिर्फ 2 लोगों के बीच में ही होता है, तो ये 2 लोगों के बीच की वार्ता है। थर्ड जो है वह है समूह वार्ता, जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो वहाँ पे होता है समूह वार्ता या वार्तालाप में संवाद होता है वहाँ पर। यह संवाद किसी भी प्रकार के सामाजिक मुद्दों पे हो सकता है, जो कि हमारे समाज में उत्पन्न हो रहे हैं, या फिर जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर जो वार्ता होती है वो होती है समूह वार्ता। नेक्स्ट जो है हमारा जो संवाद का टॉपिक था वो कोरोना महामारी के ऊपर था। तो यहाँ पे छोटा मोटा ही संवाद था, इसे और भी बड़ा संवाद आप ले सकते हो। तो यहाँ पे कोरोना महामारी के ऊपर हमारा जो संवाद था, ये भी आपको इंटरनेट में बहुत सारे संवाद मिल जाएंगे, काफ़ी तरह के संवाद होते हैं, वार्तालाप। और यहाँ पे बचाव के मैंने कुछ तरीके बता रखे हैं यहाँ पे कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, लोगों से दूरी बना के रखें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज़ करें, हाथ मिलाने की जगह नमस्ते करें, बार बार हाथ धोएं, खांसते समय टिश्यू का इस्तेमाल करें, हाथों से चेहरा ना छुएं, बीमार व्यक्ति के नज़दीक जाने से बचें, पूरी तरह से पका हुआ भोजन करें। तो ये कुछ जो है बचाव हमने यहाँ पे लिखे हैं। और 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, ये जो है हमारा जो है मेन जो संवाद था उसके लास्ट का एक लाइन हमने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट जो है गद्य। तो यहाँ पे गद्य के प्रकार मैंने यहाँ बता दिए, और गद्य को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। गद्य वह विधा है जिसके अंतर्गत हम पत्र, निबंध, कहानी, उपन्यास, संस्मरण,
लेख आदि लिखते हैं। सामान्यतः मनुष्य की बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार की भाषा को गद्य कहा जाता है। तो इस तरीके से गद्य को हमने थोड़ा डिफाइन किया और उसका उदाहरण एक यहाँ पे हमने दिखा दिया है कि इस तरीके से गद्य लिखा जाता है कि राय कृष्णदास का जन्म काशी में हुआ था और इतने में हुआ था, इनके परिवार में यही चीज़ें थी, इनके पिता ये, तो ये जो मेन जो होता है ये गद्य के अंदर आता है इस तरीके का टॉपिक। नेक्स्ट जो है वो है पद्य। यहाँ पे आप देख सकते हैं कविता काव्य, तो इस तरीके से भी या तो गद्य आप सुना सकते थे क्लास में या फिर कोई कविता आप सुना सकते थे। इस तरीके से हमारा टॉपिक मिले हुए थे हमें। तो यहाँ पे हमने शैली यानी काव्य के भेद लिखे हैं। एक पद्य काव्य होता है, गद्य काव्य होता है, एक चंपू काव्य होता है। तो यहाँ पे पद्य को भी हमने डिफाइन किया कि काव्य कविता पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। काव्य वह रचना है जिसमें चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों को का प्रभाव डाला जाता है। तो ये कुछ पद्य को हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे परिभाषा लिखी है, काव्य की परिभाषा क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक होता है कि किसी भी फाइल को आप किस तरीके से बना सकते हैं और किस तरीके से आप उसमें क्रिएटिविटी लेकर के आ सकते हैं। तो यहाँ पे है ये काव्य की परिभाषा, ये भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे जो ली थी अपनी कविता, जो हमें मतलब क्लास में सुनानी होती है आगे स्टेज पर जा कर के। तो इस तरीके से हरिवंश राय बच्चन की कविता है ये पूरी कविता नहीं आई, मुझे बाद में ही पता चला जब मैंने लिख दिया था। तो इसका जो टॉपिक है वह है रुके ना तू, और ये आधे से ही मुझे गूगल पे मिली, तो मैंने आधे से ही लिख लिया था। तो ये मैं लिख लिया था, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये पूरी कविता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, इतना ही मैंने सुना दिया था अपने क्लास में। नेक्स्ट जो है वो गद्य पद्य में अंतर है, ये भी आपको इंटरनेट में कहीं भी मिल जाएगा। गद्य विधा के तहत कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, पत्र, आत्मकथा आदि आते हैं। वैसे ही पद्य के अंदर कविता, गीत, गाना आदि लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है गद्य में अलंकारों का प्रयोग नहीं होता है और जबकि पद्य में अलंकारों का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से कुछ टॉपिक्स हैं। गद्य का संबंध मस्तिष्क से होता है, पद्य का संबंध मन से होता है। तो इस तरीके से ये टॉपिक्स हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने गद्य और पद्य के बीच में अंतर किया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें था वो है अनुकरण, यानी कि नकल करके हमें दिखानी थी किसी की भी दिखा सकते हैं आप, किसी हीरो की, हीरोइन की, और किसी भी मतलब किसी भी पर्सन की जिससे आप इंस्पायर्ड हो वगैरह, इन चीज़ों की आप नकल करके दिखा सकते हो। तो यहाँ पे अनुकरण के प्रकार मैंने दिखा दिए। नकल, यहाँ पे मैंने बुकमार्क लगाया एक अनुकरण का। नकल किसी के हाव भाव अथवा बातचीत की भली भांति किया जाने वाला अनुकरण नकल कहलाता है। तो इसे इंग्लिश में कॉपी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा कॉपी को नकल को हमने डिफाइन किया और यहाँ पे एक उदाहरण दे दिए। और यहाँ पर है इसके सिद्धांत, यहाँ पे इसका परिभाषा है। सिद्धांत तो हमने इधर लिखा है अनुकरण का। यहाँ पे हमने इसकी परिभाषा जो है लिखी है प्लूटो के अनुसार, मनोवैज्ञानिक हैगार्ड के अनुसार और अरस्तू के अनुसार। यहाँ पे 3 परिभाषाएं हमने लिखी हैं अनुकरण की, और भी मिल जाती है इंटरनेट पे, पर मैंने यहाँ पे 3 ही लिखी हैं। तो अनुकरण और कला में घनिष्ठ संबंध होता है, ये प्लूटो की है, सबसे आसान डेफिनेशन है। प्लूटो, मनोवैज्ञानिक हैगार्ड के अनुसार और अरस्तू के अनुसार हमने यहाँ पे 3 जो है परिभाषाएं लिखी हैं। नेक्स्ट जो है वो है अनुकरण का उदाहरण। यहाँ पे हमने दिया है कि हमने कौन सा टॉपिक जो है अपनी क्लास में बोला है। तो यहाँ पे मैंने स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का टॉपिक बोला है कि भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है, यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है, हर कंकड़ में शंकर है, जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए। तो ये अनुकरण का एक मैंने उदाहरण टॉपिक जो है क्लास में बोला था। तो यहाँ पे भी हमने एक पिक्चर पेश करनी होती है मिमिक्री के को लेकर। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट जो होता है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो संदर्भ ग्रंथ सूची में हमें वही टॉपिक्स लिखने होते हैं या वही हमें जो है क्या बोलते हैं ना, लिंक्स हमें वही देने होते हैं जहाँ से हमें ये सारा का सारा अपना कंटेंट मिला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसमें हमने काफ़ी सारे बीएड के और भी असाइनमेंट्स डाले हुए हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में बीएड असाइनमेंट्स करके हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो वहाँ हमने बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर के भी डाले हैं, पूरे के पूरे असाइनमेंट जितने भी होते हैं। तो इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।